जय हिंद। हम जानेंगे विदेशी आक्रमण के बारे में, ओके, जो कि मौर्योत्तर काल में हुआ था। ओके, और ट्रिक क्या बताए थे? तो ISPK का अर्थ क्या हो गया? I से हिंद यूनानी, S से शक, P से पल्लव, K से कुषाण। ठीक है, इस तरह से भारत में आए थे और शासन किए थे। ओके, समझते ध्यान से। तो हम क्या देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं पहले हिंद यूनानी के बारे में। ओके, ISPK का अर्थ क्या हो गया? हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। ये सब जो आक्रमण हुआ था ना, मौर्योत्तर काल में हुआ था आक्रमण। ठीक है, और मौर्योत्तर काल बोला किसे जाता है? तो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच की कड़ी को बोला जाता है मौर्योत्तर काल। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते ध्यान से। तो हिंद यूनानी के बारे में हम जानते हैं, समझते ध्यान से। हिंद यूनानी हम दो शासक के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो इस तरह से हुआ करते थे। और हिंद यूनानी जब आया था इसमें विद्रोह हो गया। ठीक है, इसमें विद्रोह हो गया। हिंद यूनानी में जब विद्रोह हो गया तो इसमें दो शासक हुआ, जिसका क्या नाम था? एक का नाम था डेमेट्रियस और एक का नाम था एंटियालकीडस। ठीक है, एक का क्या नाम था? डेमेट्रियस और दूसरा क्या नाम था? एंटियालकीडस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते ध्यान से। तो डेमेट्रियस मतलब कहने का अर्थ यह हो गया, डेमेट्रियस वंश का अगर स्थापना पूछ लिया तो किसने किया था? तो डेमेट्रियस ने ही किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो डेमेट्रियस जो अपनी राजधानी बनाया था, यह बनाया था साकल को। ठीक है, क्या बनाया था? साकल को। और साकल का वर्तमान नाम क्या है? तो साकल का वर्तमान नाम है सियालकोट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डेमेट्रियस का राजदूत अगर आपसे पूछेगा, इसका राजदूत कौन हुआ था? तो इसका जो राजदूत हुआ ये हुआ मिनांडर। कौन हुआ? मिनांडर इसका राजदूत हुआ। और मिनांडर जो है सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, क्या था? सबसे प्रतापी राजा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। बौद्ध भिक्षु कहने का अर्थ ये होगा, मिलांडर जो है बौद्ध भिक्षु से मिला, जिसका क्या नाम था? नागसेन था। ठीक है, क्या नाम था? नागसेन था। तो मिलांडर ने बौद्ध भिक्षु से जो है क्या किया? प्रश्न पूछता था। ठीक है, प्रश्न पूछता था। और इस प्रश्न की जानकारी कैसे मिलता है? तो मिलिंद पन्नों में मिलता है। ठीक है, मिलांडर किससे पूछता था? तो नागसेन से प्रश्न पूछता था। ओके, जो कि बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, कौन था? बौद्ध भिक्षु। नागसेन बौद्ध भिक्षु था। अब मिलांडर जो भारत में आया था तो इसी से ना प्रश्न पूछता था। और इससे जो प्रश्न पूछता था तो इसकी जानकारी जो मिला है, जो प्रश्न का जानकारी और प्रश्न का जो आंसर देता था नागसेन, इसका जो जानकारी मिला है वो किस पुस्तक में मिला है? तो ये पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। क्या है पुस्तक का नाम? मिलिंद पन्नो। अब मिलिंद पन्नो लिखा कौन है? तो नागसेन ने लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मतलब उत्तर वर्णन किया है। ठीक है, मिलिंद पन्नो में उत्तर का वर्णन किया है। जो प्रतापी राजा था ना मिलांडर, ये बौद्ध भिक्षु से प्रश्न पूछता था नागसेन से। इसका पुस्तक का क्या नाम है? मिलिंद पन्नो। अब मिलिंद पन्नो में ही उत्तर का वर्णन किया गया है। जो भी आंसर देता था, पूछता था। समझते ध्यान से। हिंद यूनानी, ठीक है, हिंद यूनानी जो है सबसे पहले क्या चलाए थे? तो सोने के सिक्के चलाए थे पहली बार। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो हिंद यूनानी ही चलाया था सोना का सिक्का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और सोने पे मतलब लेख लिखने का जो काम किया था, सिक्के पे लेख लिखने का काम, वो किसने प्रारंभ किया था? तो हिंद यूनानी ही प्रारंभ किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। उत्तर पश्चिम में कला का जो विस्तार किया था हिंद यूनानी ने, उत्तर पश्चिम में कला का जो विस्तार किया था, उसे कौन सा कला कहा गया है? उसे कहा गया हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, हेलेनिस्टिक कला का विस्तार कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक कला का विस्तार किया किसने किया? तो हिंद यूनानी ने ही किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। इसी ने ही जो पर्दा प्रथा का प्रचलन किया था। किसने? हिंद यूनानी ने ही पर्दा प्रथा का प्रचलन किया था। और पर्दा प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं? यवनिका। क्या बोलते हैं? यवनिका। ओके, पर्दा प्रथा को जिसे किस नाम से जानते हैं? तो यवनिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ किसने किया था? तो हिंद यूनानी ने ही प्रारंभ किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से।
अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो शक के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है ना, हम क्या देखें? डेमेट्रियस के बारे में देखें, लेकिन दूसरा शासक के बारे में तो देखे नहीं, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर शक के बारे में पढ़ेंगे। समझते ध्यान से। दूसरा जो शासक क्या था? तो एंड्रियाल कीटस था, दो हिंद यूनानी ही था, ओके। और एंड्रियाल कीटस वंश का मतलब वंश का शासक अगर आपसे पूछ लिया तो कौन हुआ? तो यूक्रेटाइड्रस हुआ, ठीक है। कौन हुआ? यूक्रेटाइड्रस हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसने जो अपनी राजधानी बनाया था, यह बनाया था तक्षशिला को। कहाँ बनाया था? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। और तक्षशिला पड़ता कहाँ पे है? तो तक्षशिला जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं ध्यान से। यूक्रेटाइडस का अगर राजदूत अगर आपसे पूछ लेगा तो यूक्रेटाइडस का राजदूत कौन हो जाता है? तो हेलियोडोरस इसका राजदूत होता है। हेलियोडोरस किसका राजदूत होता है? तो यूक्रेटाइड्रस का राजदूत होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने भागवत धर्म का प्रचार किया था। किसने? इसी ने, ठीक है। हेलियोडोरस ने क्या किया था? भागवत धर्म का प्रचार किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने गरुड़ स्तंभ लेख बनवाया था, ठीक है। क्या बनवाया था? गरुड़ स्तंभ लेख भी बनवाया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसने? तो यही जो है हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ लेख भी बनवाया था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शक के बारे में, ओके। समझते ध्यान से। शक, अब समझते हैं शक के बारे में। शक जो आए थे भारत में, मतलब तो आपसे पूछेगा कि शक जो आए थे इसका पर्पस क्या था? तो एक व्यवसाय करते थे, और व्यवसाय में क्या मतलब, तो चारागाह के लिए मुख्य रूप से ये आए थे। कौन? तो शक। चारागाह की खोज के लिए आए थे शक। और आपसे बोलेगा कि शक जो है किस दर्रे से होकर आया था? तो दर्रा का नाम क्या है? तो दर्रा का नाम है बोलन दर्रा, ठीक है। बोलन दर्रा से होकर आया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले जाति थी ये, ठीक है। सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जातियां थी ये। कौन? शक। कहाँ पे निवास करते थे? तो सीरिया के उत्तर में निवास करने वाली जाति थी ये शक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। यहाँ अब समझते हैं ध्यान से। अब जो क्या हुआ, ये भारत में जब वो आते हैं, शक जब भारत में आते हैं तो शक ने 5 भागों में बट जाता है। भारत में वो आया शक, तो भारत में आके वो क्या होता है? 5 भागों में बट जाता है, तितर बितर हो जाता है, ठीक है। और किस तरह तितर बितर होता है तो ये जानते हैं, समझते हैं। देखिए 5 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग होता है अफगानिस्तान, ठीक है। और भारत में शकों को क्या बोला गया है? तो भारत में शकों को बोला गया है क्षत्रप। क्या बोला गया है? शकों को क्षत्रप बोला गया है, ठीक है। और क्षत्रप को कितने भागों में बांटा गया है? क्षत्रप कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है तो देखते हैं। उत्तरी शक और पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है। मतलब उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, इस तरह से बांटा गया है इस क्षेत्रों को, ठीक है। फिर से समझते हैं। भारत में आके जो है शक 5 शाखाओं में बट गया, ठीक है। एक था अफगानिस्तान, एक था क्षत्रप, और भारत में आने वाले शकों को बोला जाता है क्षत्रप। ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। और क्षत्रप जो है, क्षत्रप कहा जाता है। और क्षत्रप जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी एक पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। पश्चिम को 2 शाखों में बांटा गया है, ठीक है। एक उज्जैन शक, एक को बोला जाता है उज्जैन शक, और दूसरा को बोला जाता है नासिक शक। एक को क्या बोला जाता है? उज्जैन शक, और दूसरा को बोला जाता है नासिक शक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तरी क्षत्रप को क्या बोला जाता है? तो एक को बोला गया है तक्षशिला शक, एक बोला है मथुरा शक, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग निवास करते थे, इस तरह से तितर बितर हो गया। एक को बोला गया तक्षशिला, एक को बोला गया मथुरा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। अगर आपसे पूछेगा भारत में अगर पहला शक राजा हुआ, भारत में अगर पहला शक राजा अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा माओज। भारत का पहला शक राजा क्या बोलेंगे? माओज बोलिएगा, ओके। या फिर मोगा बोलिएगा। नेट पे तरह तरह का आंसर देगा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मथुरा का शक, ठीक है, ये क्या कहलाए? मथुरा का शक कहलाए। लेकिन ये मथुरा का जो शक कहलाए ना, मथुरा का जो शक कहलाए, ठीक है, मथुरा के जो मतलब शक कहलाए, ठीक है। लेकिन ये पहले कहाँ रहता था? पहले ये शक जो है, मथुरा का शक पहले कहाँ रहता था? तो ये मालवा के क्षेत्र में रहते थे,
ठीक है, मथुरा का शक जो है मालवा के क्षेत्र में रहते थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मालवा कहाँ पड़ता है, तो मालवा पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है, मालवा एमपी में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं ध्यान से, ये शक जो है जो मालवा के क्षेत्र में रहते थे, ये कैसे मथुरा के क्षेत्र में जाके बसे, फिर से कैसे, तो समझते हैं ध्यान से। मालवा का एक राजा था, मालवा कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। मालवा का एक राजा था, उसका नाम नहीं दिया गया हिस्ट्री में। तो मालवा का एक राजा था जो कि उज्जैन के स्थानीय राजा हुआ करते थे, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्या किया था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जो कि शक राजा को हराया था। किसे हराया था, शक राजा को हराया था। यही मथुरा के शक राजा को हराए थे, ठीक है। उसके बाद जाके वो मथुरा में जाके बसे थे, ठीक है। जब शक राजा को उज्जैन के स्थानीय राजा जब हरा दिया, ठीक है, उज्जैन के स्थानीय राजा जब शक को हरा दिया, तो उस समय शकों को जब पराजित कर दिया, ठीक है, वही शकों को जब पराजित कर दिया वही उज्जैन के राजा, तो टाइम पीरियड जो था वो 57 BC और 58 BC था। लगभग टाइम पीरियड क्या था, तो 57 BC और 58 BC था। BC का अर्थ क्या हो गया, तो ईसा पूर्व हो गया। तो यही दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो विक्रम संवत मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विक्रम संवत मनाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उज्जैन के शक जो हुआ करते थे, जिसका क्या नाम था, प्रतापी राजा। उज्जैन के शक जिसका प्रतापी राजा का अगर नाम आपसे पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, तो रुद्रदामन फर्स्ट। क्या बोलेंगे, रुद्रदामन फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपसे बोलेगा कि रुद्रदामन जो फर्स्ट थे, ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट जिसका अभिलेख, रुद्रदामन फर्स्ट का अगर अभिलेख का नाम अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख का पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। क्या कराया था, जूनागढ़ अभिलेख जो है मतलब लिखा था, ओके। और जूनागढ़ अभिलेख से किसका जानकारी मिलता है, तो सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की जानकारी मिलता है, ठीक है। सुदर्शन झील के पुनरुद्धार की जानकारी मिलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि रुद्रदामन के राजपाल का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो सुविशाख नाम था। क्या था, सुविशाख नाम था, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण का रुद्रदामन, तो रुद्रदामन तो राजा थे ना, तो वो तो खुद जाएंगे नहीं सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराने के लिए, वो अपने गवर्नर को भेजेंगे। तो यही सुविशाख गवर्नर था। रुद्रदामन के गवर्नर का नाम क्या था, सुविशाख था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सुदर्शन झील पड़ता कहाँ पर है, कहाँ पे है सुदर्शन झील, तो गुजरात में सुदर्शन झील पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सुदर्शन झील गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से, सुदर्शन झील का जब निर्माण हुआ था तो इसमें कितने शासक काम किए थे, कौन कौन शासक ऐसे थे जो कि सुदर्शन झील के निर्माण में अपना अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो समझते हैं ध्यान से, देखिए सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील का पहली बार निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। और गवर्नर इसका क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर का क्या नाम था, तो पुष्यमित्र वैश्य था। क्या नाम था, पुष्यमित्र वैश्य था जंगुप्त मौर्य के गवर्नर का नाम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलेगा पुनरुद्धार, ठीक है। फिर जब सुदर्शन झील जब ध्वस्त हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है मतलब, तो उसके बाद जो है फिर से पुनरुद्धार कौन करवाता है, तो इसी का पोता जिसका क्या नाम रहता है, अशोक भी सुदर्शन झील के निर्माण में काम करता है। और अशोक के गवर्नर का क्या नाम रहता है, तो क्या नाम रहता है, तुषासप। क्या नाम रहता है, तुषासप इसका नाम रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, ठीक है, तुषासप। अब समझते हैं ध्यान से, उसके बाद फिर पुनरुद्धार में कौन योगदान देता है, तो रुद्रदामन देता है। फिर योगदान कौन करता है, फिर निर्माण में कौन सा राजा साथ देता है, तो फिर रुद्रदामन ही फिर पुनरुद्धार में काम करता है। और रुद्रदामन का अगर बोलेगा आपसे कि गवर्नर का क्या नाम रहता है, तो उसके बाद फिर गवर्नर क्या नाम रहता है, तो सुविशाख गवर्नर का नाम रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं फिर ध्यान से, अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सुदर्शन झील के योगदान में किस किस योद्धा का हाथ था, कौन कौन से राजा इसमें योगदान दिए थे, तो क्या क्या बोलेंगे, तो पहला का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद फिर अशोक, फिर रुद्रदामन, और फिर कौन, अस्कंदगुप्त। फिर कौन, अस्कंदगुप्त, ये गुप्त वंश का शासक होता है, ये भी योगदान देता है। और अस्कंदगुप्त का गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, तो पर्णदत्त। अस्कंदगुप्त के गवर्नर का नाम क्या रहता है, पर्णदत्त। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि सुदर्शन झील के निर्माण में कितने
कितने वंशों ने, ठीक है, कितने वंशों ने या फिर कितने शासक ने योगदान दिया था, तो क्या बोलेंगे? तो वंश अलग हो जाता है और शासक का नाम अलग हो जाता है, समझते हैं। वंश अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, वंश अगर आपसे पूछ लिया तो वंश में 3 हो जाएगा, वंश में 3 हो जाएगा। लेकिन शासक अगर बोल दिया तो शासक टोटल 4 था, ठीक है। वंश में 3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण कराए थे तो मौर्य वंश था, और अशोक भी मौर्य वंश था, ठीक है। इसीलिए 4 की जगह 3 शासक हो जाता है, और वंश में बोलेगा तो मतलब 3 शासक की जगह 4 शासक हो जाता है, और वंश बोलेगा तो 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।